नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। ये करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश विशेष है। मैं हूं नीलेश और आज के करंट अफेयर्स 10 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं, यदि आप एमपीपीएससी नोट्स परचेज करना चाहते हैं 2022 के अपडेटेड नोट्स, तो आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप मेंस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इनके साथ चल रहा आपके लिए ऑफर, इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एमपीपीएससी प्री नोट्स जो कि 1299 का है, इसके साथ आपको 900 रुपए का जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, मुख्य परीक्षा की यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है छोटे छोटे फॉर्मेट में, ताकि आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है। साथ ही में मुख्य परीक्षा के नोट्स के साथ आपको मिल रहा है 1295 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी मेंस 2021 की, जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घर बैठे और आपकी कॉपी चेक की जाएगी इसमें। और इसके जो डिस्कशन है वो आपको यूट्यूब चैनल पे लाइव दिख रहे होंगे, आप उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं जो हमने कल पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। कल ज्यादा करंट अफेयर्स थे नहीं, मध्य प्रदेश से सिर्फ एक ही खबर थी और वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसको हमने रख दी थी करंट अफेयर में कि राज्य स्तरीय उपभोक्ता संतुष्टि सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है। तो ये विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है और विद्युत विभाग के द्वारा दिया जाता है जो कि अच्छा कार्य करते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किन्हें मिला है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। उत्तराखंड की 2 नर्सिंग की नर्स हैं, उन्हें दिया गया है ये पुरस्कार। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कितने वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है, तो ये 2021 से 2025-26 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। 22वें विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की उसमें अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। इस करंट अफेयर को, ये जो 4 नंबर का है, इसको आप बिल्कुल अपने नोट्स पे अपडेट करके रख लेंगे, क्योंकि ये हर परीक्षा में आप ये कह सकते हैं कि किसी न किसी एक परीक्षा में आपके साथ ये प्रश्न टकराने वाला है कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत नवंबर 2022 में तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा। लगभग आयोजन नई दिल्ली में किए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता भारत को क्या है मिलने वाली है, तो ये कितने अवधि के लिए होगी, तो ये 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसमें से अभी कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि भारत किस वर्ष की क्या कहते हैं जो G20 का सम्मेलन होगा अध्यक्षता करेगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए करेगा, ठीक है। और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 1 वर्ष का होता है। इसमें कुछ जानकारियां भी वेबसाइट एक बार इसकी अपडेट हो जाने दीजिए, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च की गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। उसमें बहुत सारी जानकारियां खुलकर के आएंगी, क्योंकि जो इसका आयोजन होना है, केवल इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं होना है, इसका आयोजन भारत के जो, क्योंकि सरकार क्या चाह रही है कि इसके, क्योंकि G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, दुनिया की नजरें भारत के ऊपर होंगी। दुनिया के 20 बड़े देश यहाँ पर हमारे देश में आएंगे। लगभग सभी जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, सभी की सभी भारत में आएंगी। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर होंगे, तो देश हमारा किस पे रहेगा, खबरों में रहेगा। तो यदि एक राष्ट्राध्यक्ष या एक कोई व्यक्तित्व किसी हमारे यहाँ के पर्यटन के में जाता है, हमारे किसी राज्य में भ्रमण करता है, या वहाँ कोई एक आयोजन होता है, तो वहाँ का एक बोलते हैं ना, वहाँ की इकोनॉमी में काफी ग्रोथ होगा। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य सरकार का है कि सभी जो आयोजन हो इसके, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत सारे आयोजन होते हैं। G20 का जब सम्मेलन होता है तो उसके साथ पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं सरकार की पूरा प्रशासन आता है, साथ में राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बहुत सारी समिट्स होती हैं, बहुत सारे वहाँ पर OMU साइन होते हैं। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि इसे हम केवल एक जगह केंद्रित न करके अन्य राज्यों में भी इसके छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, आयोजित करें, ताकि वहां को भी कुछ लाभ मिले। तो एक बार आप वेबसाइट अपडेट हो जाने दीजिए, उससे जुड़ी हुई जानकारियां यदि अपने मध्य प्रदेश से संबंधित होंगी तो मैं आपको उसको लेकर के आऊंगा। हाल ही में खबरों में रहा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की जाती है। 1857 के विद्रोह में किसने सागर का द्वार कहा जाता था, तो राहतगढ़ को कहा गया है। एनर्जी कार्गो ट्रैक्टर वर्टेक्स के अनुसार अक्टूबर 2022 में निम्न में से कौन सा देश भारत के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो रशिया बन गया है। हाल फिलहाल रशिया है जो हमें सबसे ज्यादा ऑयल उपलब्ध करा रहा है, और इसमें ऑफर चल रहा है 30% का इन्होंने ऑफर किया था, उसके ऊपर भी किया था, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो जाता है विधि आयोग के अध्यक्ष के बाद, वो हो जाता है आई इन द स्काई उपग्रह। ये काफी 2009 के बाद आया है, तो ये रीसेट 2 है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर ये रहा, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई है, तो उसमें बहुत सारे अनुमोदन हुए हैं
योजनाओं को क्या क्या परमिशन दी गई है। तो मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना, युवाओं को परिवहन ऋण उपलब्ध कराना या युवाओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को परिवहन ऋण उपलब्ध कराना। डिटेल्स इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री आपका राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री आपका राशन आपकी ग्राम योजना, ये योजना जो थी जो आदिवासी क्षेत्र वहां पर उनके घर तक क्या करना था, अन्य जो सरकार की चलती योजनाएं चलती हैं, जो राशन उपलब्ध कराया जाता है उसे उनके घर तक पहुंचाना था। तो सरकार अब इसका क्या कर रही है? विस्तार कर रही है। तो इसी विस्तार के क्रम में सरकार ने ये योजना चालू करी है, अन्न दूत, ठीक है, जो अन्न लेकर के जाएंगे। तो सरकार ने इसमें क्या है, सरकार का उद्देश्य कि लगभग उन्हें 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि वो वाहन खरीद सकें। और ये केवल मुख्यमंत्री आपका राशन आपके ग्राम योजना बस में नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र के लिए थी, तो इसमें आदिवासी युवाओं को क्या मिलता था? रोजगार मिलता था। लेकिन अब इस योजना का जो विस्तार होगा, जो सरकार की पीडीएस योजनाएं हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, कल्याणकारी योजनाएं सरकार की जो ऐसी चलती हैं जिनमें राशन दिया जाता है, तो वो राशन क्या होगा? लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए, या जो अन्य संस्थान है, जैसे एक पीडीएस का एक केंद्र ये है, ठीक है, वितरण प्रणाली का सरकार का, जहाँ पे अन्न मिलता है, एक केंद्र है तो दूसरे केंद्र में यदि अनाज पहुंचाना है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? जो वाहन उपलब्ध कराएगी वो युवाओं को रोजगार देगी, उसके लिए वाहन उपलब्ध कराएगी, उसके लिए ऋण देगी। तो सरकार ऋण में उसमें एक सहयोग करेगी। 1,25,000 रुपए तक का सरकार की तरफ से अनुदान होगा, 3% की ब्याज दर पे अनुदान सरकार देगी। तो बैंक से ऋण करा करके पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसका एक फायदा ये होगा कि लोगों को, बहुत सारे युवाओं को क्या होगा, इससे रोजगार मिलेगा और साथ में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इसके बारे में अभी डिटेल धीरे से अभी आगे आएगी। सरकार इसका जब पूरा क्या कहते हैं प्रमोशन करेगी इस योजना का, तो और भी डिटेल्स इसके बारे में आएंगी, तो हम करंट अफेयर में सम्मिलित करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना है, ये युवाओं के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो वाहन परचेज कर सकें। किसके लिए? सरकारी, जो सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र है या अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं जहां पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहां पे जो बीच का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हमारे जो राज्य के युवा हैं उनको इसके लिए क्या मिले? लाभ मिले। अगला प्रश्न रहा ये आपकी स्क्रीन पर, फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? ये दूसरी योजना है जो कैबिनेट पर मंजूरी दी गई है, जिसकी फसल अवशेष प्रबंधन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? नरवाई जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करना, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, भूमि में नमी का संरक्षण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सभी। ये जितनी भी आपने यहाँ पे ABC ऑप्शन पढ़े हैं, ये सभी के सभी हैं। देखिए अब हमारे यहाँ क्या है, नरवाई मतलब कि जो पराली होती है, जैसे गेहूं हुआ, गेहूं कटने के बाद जब से हार्वेस्टर से कटाई प्रारंभ हुई है, तब से हमारे यहाँ क्या पराली, पहले भूसे के रूप में उसका प्रयोग हो जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया हार्वेस्टर, क्योंकि लेबर मिल नहीं रही गांव में, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब क्या हो जाता है, किसान उसमें दोबारा पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उसमें भी उनकी क्या होती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो वो उसे क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। उसके बहुत सारे नुकसान हैं। कई बार आपने इसको पढ़ा होगा कि जो खेत होते हैं वहां जब पराली जलाई जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जैव होते हैं जो जलाने की वजह से वहां पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, साथ में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ना एक तो है ही, लेकिन जो खेत होता है उसकी जो उत्पादन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इसको हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या है कि ये योजना चालू करी है कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि लोगों को हतोत्साहित किया जाएगा, और क्योंकि नरवाई को लिए क्या होगा, उसके लिए सरकार जो गांव के किसान होंगे या कोई उसमें यंत्र खरीदना चाहता है कि नरवाई काटने वाली जो मशीनें आती हैं वो परचेज करना चाहता है, ठीक है, उसके बाद उसका इथेनॉल को निकालने का एक प्रोग्राम चल रहा है, सरकार का योजनाएं चल रही कि हम उससे इथेनॉल निकालेंगे। सड़कें बनाने तक का चल रहा है कि इससे सड़कें बनाई जाएंगी, ईंटें बनाई जाएंगी। सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है कि ये जो पराली निकलती है, नरवाई निकलती है, हम इसका अन्य जगह कहाँ प्रयोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है कि इसके लिए मशीनों के लिए आपको खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करेगी। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि इसमें पहला काम क्या होगा कि नरवाई जलाने को, प्रथा को हतोत्साहित करना है। साथ में यदि कोई शक्ति चलित ये कृषि यंत्र खरीदना चाहता है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, लोन उपलब्ध कराएगी। और ये जो दिया जाएगा लोन, ये किसको दिया जाएगा, किसान के बच्चों को दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में लोन दिए जाएंगे।
साथ में लघु सीमांत महिला SC ST कृषक जो होंगे उनको सरकार 50% का अनुदान देगी। जो सामान्य कृषक होंगे उनको 40% का अनुदान दिया जाएगा। मोटी बात जो हमें याद रखनी है, 3 मुख्य बातों के अलावा जो चौथी बात है कि ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग का जो अभियांत्रिकी विभाग है वो इसको पूरा का पूरा ऑपरेट करेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना, ये यहां तक योजना का नाम है। प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के द्वारा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग विभाग के द्वारा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा या पंचायत विभाग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ये भी योजना जो है कृषि अभियांत्रिकी और संचालनालय के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। डिटेल देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है कि हमारे यहाँ गेहूं का जो एक्सपोर्ट है इस बार बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, किसानों ने गेहूं बहुत बेचा। हमारे यहाँ जो चावल है उसका भी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि गेहूं जो किसानों से लिया जाता है, चलो 1400-1600 रुपए क्विंटल यानी 16 रुपए किलो के लगभग लिया गया, लेकिन बाजार में जो आटा है वो आपको 36 रुपए किलो मिलता है। यानी 20 रुपए का मार्जिन सिर्फ किसमें? गेहूं के आटे के तब्दील होने में बन जाता है। उसके इसमें अब कई लोग जब गेहूं भी परचेज करते हैं या चावल परचेज करते हैं, दाल परचेज करते हैं, तो जो दाल यहाँ पर किसानों से 23 रुपए किलो ली जाती है, 2300 रुपए क्विंटल चलती है, वो यहाँ आकर के कितने में हो जाती है? 80 से 90 रुपए पहुंच जाती है। ये बीच में रेट बढ़ते कहाँ हैं? ये बीच में जो रेट बढ़ते हैं वो प्रोसेसिंग जो होती है इसकी अनाजों की, वहां पर प्राइस बढ़ जाते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कई बार गेहूं को क्या होता है, सफाई होती है, उसकी जो कंकड़ वगैरह वो हट जाते हैं। उसके दाने में भी जो चावल होते हैं, जैसे एक टूटा चावल हो गया, एक बड़ा चावल, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझो। ये मुख्य परीक्षा में भी आपके काम की चीज है क्योंकि कृषि हमारे मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है। तो अब होता क्या है कि जब जैसे चावल हुआ, चावल जब धान से उसको चावल उन्हें निकाला बनाया, तो कई बार बासमती चावल के कुछ टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े भी कई साइज के हुए। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग होता है वो एक छोटा सा काम क्या करता है, एक तो गेहूं की पॉलिशिंग करा, उसमें चमक आ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया। राइस में क्या किया, उसने छोटे दाने, मध्यम दाने और बड़े दाने, तीनों दाने अलग कर दिए, तीनों का प्राइस उसने क्या कर दिया, बदल दिया। एक चावल उसका 17 जा रहा है तो एक 47 जा रहा है, तो एक जा रहा है 80 रुपए किलो। चावल एक ही है, अब किसान को उसने एक ही प्राइस दिया लेकिन तीनों से वो अलग अलग कमाई कर रहा है। तो सरकार ये कह रही है कि अब हम क्या करेंगे कि क्यों ये एक केवल एक स्टेप आगे की चीज है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये योजना का लाभ किसानों को मिल जाए, यानी किसानों की आय बढ़ जाए। तो अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सरकार इसके लिए ये कर रही है कि यदि ग्रामीण गांव के जो युवा होंगे, बैंक इनको ऋण उपलब्ध कराएगा कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापना के लिए। सरकार इसमें साथ में क्या करेगी, अनुदान भी देगी। अब ये प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना का संचालन कौन करेगा, ये करेगा कृषि अभियांत्रिकी संचालन डिपार्टमेंट करेगा। युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी उसकी। साथ में यदि आप ये उद्योग लगाना चाहते हो, ये बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता, एक मशीन होती है या छोटे छोटी मशीनें होती हैं वो खरीदनी पड़ती हैं, गेहूं की छटनी होगी, थोड़ा सा पॉलिश होगा, रेट अपने आप उसका मिल जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो जाता है कि किसान सीधा खेत से ले जाकर के जब मंडी में या सहकारी डिपार्टमेंट जो विभाग होते हैं वहां पर जब ये अनाज बेचता है, ठीक है, जो सहकारी मंडी होती है वहां पर जब ये अनाज बेचता है तो इसको औने पौने दाम में, यानी बहुत कम रेट में उसको गेहूं बेचना पड़ता है, चावल धान बेचनी पड़ती है, तुअर बेचनी पड़ती है। तो यहां से ये होगा कि जब वो एक बार अपने अनाज को क्या करेगा, रोकेगा, रोकने के बाद क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करवाएगा गांव में ही अपने, उसके बाद जब बेचेगा तो सरकार उसके लिए ई कृषि मंडी भी चला रही है। तो अब वो चाहे तो ई कृषि मंडी में बेच ले, ऑनलाइन मंडी पे बेच ले, या आज जो छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र जैसे रिलायंस जियो हो गया, आपके बाकी के डी मार्ट वगैरह हो गया, इनको भी डायरेक्ट बेच सकता है। जैसे इस बार का गेहूं अडानी ग्रुप ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परचेज किया, तो किसानों की आय क्या होगी, जो 16 रुपए किलो बेच रहा था गेहूं वो जाकर के हो सकता है 30 से 40 रुपए बेच दे, 30 से 40 ना भी जाएगा 23 रुपए बेच दे, लेकिन आमदनी तो बढ़ी। साथ में इससे क्या होगा, नए रोजगार का सृजन होगा, और वो रोजगार ऐसा होगा जो कि गांव के आस पड़ोस के लोगों को भी रोजगार देगा। यदि एक गांव में वो यूनिट लगती है तो आस पड़ोस के लोगों को भी एक काम मिलेगा और उनका शहरों की तरफ क्या होगा, पलायन धीरे धीरे कम होगा। और अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि सरकार का उद्देश्य ये है कि जो गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, विशेषकर मेट्रो सिटीज की ओर पलायन हो रहा है, और विशेषकर लेबर क्लास का जो हो रहा है उसको सरकार को रोकना है। तो ऐसी योजनाएं क्या है, इनको वहां जाने से रोकेंगी और गांव में ही रखेंगी, तो गांव में भी रोजगार
डेवलप होगा। अब इसमें जो हितग्राही होंगे उनको दाल मिल, राइस मिल, अनाज की सफाई, श्रेणीकरण का मतलब वही है कि कौन सा किस लेवल का अनाज है उसमें अलग अलग बांटना। इसके रख रखाव का प्रशिक्षण देगी और इसके लिए 590 केंद्र 3 साल में सरकार ने लक्ष्य रखा है खोलेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ये तो बात पक्की है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। यहां से हमारी योजनाएं खत्म होती हैं और आज का प्रश्न है, संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा दिया जाता है? कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, जनजाति विभाग द्वारा या पंचायत विभाग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है संत रविदास की जब जयंती होती है उस दिन दिया जाता है। एक करंट अफेयर में इसलिए है क्योंकि इसके लिए भी एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया है जो इस पुरस्कार के जिन्हें सम्मान दिया जाना उनका चयन करेगी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो इसकी अध्यक्षता की जाती है अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के द्वारा इस बोर्ड की जो गठित होता है इसकी अध्यक्षता की जाती है। पुरस्कार राशि कितनी होती है संत रविदास सामाजिक पुरस्कार में? 2 लाख रुपए की राशि होती है और ये जो पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार किसी भी वर्ग के व्यक्तित्व को दिया जा सकता है। इसके लिए उसका अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो अनुसूचित जाति के हितों में उत्कृष्ट कार्य जो करता है, कोई समाज सेवी होता है जो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अच्छा कार्य करता है, एक ऐसे समाज सेवी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आज का नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर। कार्बन न्यूट्रल स्थिति की योजना बनाने वाला भारत का पहला पर्यटन केंद्र कौन सा है? कार्बन न्यूट्रल स्थिति की योजना ये बनाने वाला भारत का पहला पर्यटन केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन है? वृंदावन मथुरा पर्यटक तीर्थ स्थल, महाकाल लोक उज्जैन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या तीर्थ स्थल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वृंदावन मथुरा पर्यटक तीर्थ स्थल है, जिसने अपना पहला कार्बन ट्रिब्यूनल तीर्थ स्थल के लिए एक योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 को टारगेट करके वृंदावन मथुरा पर्यटक तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। कार्बन न्यूट्रल में होना क्या है? देखिए, मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब यह है कि देखिए कि यदि कोई तीर्थ स्थल क्षेत्र है जैसे वृंदावन और मथुरा, यहाँ की परिक्रमा भी होती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चित्रकूट का पूरी की पूरी एक परिक्रमा होती है। तो अब वहां पर क्या है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम से कम हो। जो नया कार्बन उत्सर्जन होता है उसको सरकार को रोकने का उद्देश्य है। यानी यहाँ पर जो तीर्थ यात्री होंगे उनके आवागमन के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक यूज किया जाएगा, यानी ईवी व्हीकल का यूज किया जाएगा। साथ में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो सकता है। जो सरकार के कार्य होंगे वो यही होंगे। पहली बात तो वहां पर प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा और वहां पे जो धुएं से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, चाहे वो प्लास्टिक हो, धुआं हो, इन सब चीजों से क्या होगा, इनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको रोका जाएगा। अब किस किस प्रकार से कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, कौन कौन सी, उनको सभी को पहले मॉनिटर किया जाएगा, इंगित किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्य योजना बनेगी कि इसको किस प्रकार से धीरे धीरे बंद किया जाए, क्योंकि एकदम से तो बंद किया नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर क्या होगा, बेरोजगारी एकदम से बढ़ेगी। तो सरकार उसके लिए पहले एक ऑप्शन उपलब्ध कराएगी, उसको रिप्लेस करेगी, उसके लिए सरकार को एक ऑप्शन भी साथ साथ देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एक महत्वाकांक्षी इनकी योजना है, 2041 का टारगेट है। इसका फायदा ये होगा कि वहां पर कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा कम होगा, तो बाकी की जो क्या कहते हैं योजनाएं चल रही उसका भी इसको लाभ मिलेगा। तो कार्बन ट्रिब्यूनल न्यूट्रल स्थिति की योजना बनाने वाला ये भारत का पहला पर्यटन केंद्र है, ये हमें याद रखना है। अब कार्बन न्यूट्रल और या नेट जीरो का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीके से हटाना है जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, ताकि उत्पादन हटाई गई मात्रा का कुल मिलाकर के वो शून्य हो। यानी जितना उत्सर्जन हो रहा है यदि हम उसको हटा देंगे तो कार्बन उत्सर्जन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब ये होता है जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है, इनको हटाने के जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उनको क्या करना है, उसको सरकार को कंट्रोल करना है। तो जो उत्पादन होगा वो जब कम हो जाएगा यानी रुक जाएगा, तो जो हटाई गई मात्रा है वो आपस में मिलकर के कितनी हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। अब भारत का शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य कब का है? तो 2070 का है, ठीक है। जम्मू का एक सांबा जिले में पल्ली पंचायत है,
ठीक है, पल्ली पंचायत जो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ठीक है, पर्यटन स्थल कौन सा हो गया, वृंदावन हो गया। अब बाकी का मथुरा के बारे में बात करें तो आप सभी उसको जानकार हैं। कुषाण राजा कनिष्क थे, इनकी राजधानी थी। साथ में यहाँ पर कई सारे मंदिर है जो तीर्थ स्थल है, जहां पर बहुत ज्यादा आवागमन होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, मालाबार नौसैनिक अभ्यास निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं। यानी मालाबार का जो नौसैनिक अभ्यास होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सैनिक अभ्यास होता है, ये नौसेना के द्वारा किया जाता है। इसमें से कौन सा देश है जो इस अभ्यास में सम्मिलित नहीं होता। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इसमें सम्मिलित नहीं होता। इसमें ऑस्ट्रेलिया होता है, अमेरिका होता है, जापान होता है और अपना प्यारा भारत होता है। ठीक है, अमेरिका हो गया, भारत हो गया और जापान हो गया। इस बार इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो जापान के योकोसुका द्वीप पर किया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी, मालाबार तट पे आयोजित किया गया था। इसके बाद 2015 में पहले ये 3 लोगों के बीच में किया जाता था, इसके बाद फिर उसको जापान को सम्मिलित किया गया 2 लोगों से, फिर 2015 में जापान को सम्मिलित किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से आज ये 4 देशों के बीच में होता है। और इसके जो हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। ये क्वाड देश जो हैं वो इसमें रहते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाता है, क्वाड कंट्रीज के बीच में। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। कल ही हमने आपको पढ़ाया था, अभी जो विधिक आयोग है उसकी गठन किया गया है, ऋषि कुमार उसके अध्यक्ष बने हैं। और कल ही एक प्रश्न बन सकता था आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को या 11 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 9 नवंबर को। देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है ये 9 नवंबर को बनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी NSLD के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत, यह जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसके प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1995 में हुई। इसका उद्देश्य होता है ये दिवस का मनाने का, उस दिन क्या होता है कि जो न्याय से जुड़े हुए लोग होते हैं, लोगों को मुफ्त में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, विधिक जानकारियां कर देते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। लगभग जितने दिवस मनाए जाते हैं वो किसी न किसी कारण के लिए मनाए जाते हैं, उद्देश्य मनाए जाते हैं। और सभी उद्देश्य का, सभी जो भी दिवस होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। पोलियो दिवस मनाया जाता है, पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। इसी प्रकार से विधिक दिवस भी मनाया जाता है। मोटी बात है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं। और भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8, फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह बताना है कि उन 3 में से एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, वो कौन नहीं है जो सम्मिलित हैं। टीना अंबानी, गजल अलग, नमिता थापर, शोमा मंडल। तो इनमें से गलत आंसर कौन सा है, तो इसमें गलत आंसर होगा टीना अंबानी। जो व्यवसायी महिला सूची है वो उनमें नहीं है। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है और एशिया की पावरफुल बिजनेसमैन की सूची है ये 20, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की 20 महिलाओं का इसमें चयन किया गया, जिनमें से भारत की 3 प्रमुख हैं। एक तो गजल अलग हैं, जिनका आपने ये देखा होगा, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं मामा अर्थ, उसकी ये CEO हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया स्टार्टअप है। वहीं जो दूसरी हैं वो है शोमा मंडल, ये जो टाटा स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। इनका नाम हमें याद रखना है कई बार, क्योंकि जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, तो शोमा मंडल जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष है सेल की, वो हमें याद रखना है। नमिता थापर जो है एमक्योर फार्मा है, एक कंपनी है जो फार्मा कंपनी है, उसकी CEO है। 3 लोगों को इस पे सम्मिलित किया गया है, ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन है। बढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भारत के, 48वें, 49, 50 या 51। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 50, बिल्कुल 50 हमें याद रखना है। 50वें मुख्य न्यायाधीश है, हमेशा खबरों पर बने रहने वाले मुख्य न्यायाधीश है भारत के। इन्होंने 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी शपथ दिलाई है। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा और अभी तक जितने रहे हैं हमारे CJ उनमें इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहेगा। ठीक है, और इनके जो पिता हैं, ठीक है, वो भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश रहने वालों में से एक हैं और उनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़। और ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब उन्हीं के बेटे हैं। अब इनका भी कार्यकाल काफी लंबा रहेगा, 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। इनके बारे में बात करी जाए तो इसके पहले ये बॉम्बे हाईकोर्ट में भी थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रहे। इसके पहले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनके प्रमुख फैसले रहे आईपीसी की जो धारा 377 है, सबरीमाला है, आधार है, इसमें इन्होंने निर्णय दिया था। अभी हाल ही में इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने जो अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, इसकी अनुमति इन्होंने दी थी। अब इनका जो हमारे भारत के जो न्यायालय है, इसकी बात करी जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय को भारत का सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी 26 जनवरी को संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद हुई थी, यानी 28 जनवरी 1950 से सुनवाई शुरू हुई थी। अब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हरिलाल जे कानिया थे। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो हमें याद रखना है, जो हमारे देश के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे कमल नारायण सिंह, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश है, मात्र 17 दिनों के लिए वो थे। 7 वर्षों तक समय सबसे ज्यादा किन्होंने दिया? डीवाई चंद्रचूड़ के जो फादर थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये थे। प्रथम रॉकेट है चक्र, विक्रम एस, विक्रम आई या पिनाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विक्रम एस। डिटेल देख लेते हैं। दरअसल क्या है, जो विक्रम एस है हमारे यहाँ की एक निजी स्पेस कंपनी है, स्काई रूट, ठीक है, इसका नाम आप याद रखना, स्काई रूट। ये निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। जैसे इलोन मस्क की स्पेस एक्स है, उसी प्रकार से स्काई रूट विक्रम एस इनके द्वारा बनाया गया है। और इनकी जो स्काई रूट है, प्रारंभ आपको नाम ऐसा लगेगा कि इसरो का है, लेकिन हमेशा याद रखना जो ये प्रोजेक्ट है ये स्काई रूट का है। इन्होंने इसका नाम प्रारंभ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से इस कंपनी के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इनका नाम इन्होंने प्रारंभ रखा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट अभी और भी चल रहे हैं। तो स्काई रूट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हमारे देश की पहला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस पे काम करेगा? स्पेस पे काम करेगा, ठीक है। और ये एक तरह से स्पेस स्टार्टअप है। इसका प्रोजेक्ट है विक्रम एस। ये भरने वाला है उड़ान 12 से 16 नवंबर के बीच में। जिस दिन इसका प्रक्षेपण होगा उसी के साथ ही पहला ये जो विमान होगा, रॉकेट होगा, ये पहला रॉकेट होगा हमारे देश का जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा छोड़ा जाएगा। लेकिन इसको सहयोग कौन कर रहा है? इसको सहयोग इसरो कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए, भारत की हमारे देश में एक योजना चल रही है इन स्पेस, जिसके अंतर्गत इस स्टार्टअप को साथ में इसरो के साथ सहयोग, मतलब इसरो के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। अब बात करेंगे यदि आप स्काई रूट की, तो स्काई रूट क्या है? स्काई रूट को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण करने के साथ में इसरो के इसने समझौता किया हुआ है, मेमोरेंडम साइन है इसका। और ये पहला स्टार्टअप है जिसने इसरो के साथ OMU साइन किया है। और इन्होंने अभी जो फंडिंग जुटाई है, लगभग 68 मिलियन के आसपास की फंडिंग जुटा ली है। और ये भारत का सर्वाधिक वित्त पोषित निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष स्टार्टअप है। और जो ये इन स्पेस है, इसके बारे में बात करें तो सरकार का ये एक प्रोग्राम है। इसमें इसरो के साथ मिलकर जो नए स्टार्टअप्स है, प्राइवेट सेक्टर है, यदि कुछ काम करना चाहते हैं स्पेस के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार को और हमारे देश को इसकी बहुत जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ स्पेस में आए। क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री में भी एलोन मस्क का प्राइवेट सेक्टर वहां पर नासा के साथ क्या करता है? सहयोग करता है। एक बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता है। और इसमें कई बार क्या होता है, इसरो में लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है। स्टार्टअप्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जो अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसरो का जब उनको सहयोग मिलेगा तो और भी आगे बढ़ेंगे और नए नवाचार हमारे देश में होंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके एक इन स्पेस हमारे यहाँ सरकार ने एक संगठन बनाया है। उसके अंतर्गत सभी जो स्टार्टअप्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, यहाँ पर इसरो के सहयोग से काम करते हैं, मॉनिटर करता है पूरी तरह से इसरो। इसमें बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ी हुई हैं। अब इन स्पेस की स्थापना कब हुई थी? तो जून 2020 में इसकी घोषणा हुई थी। और इसके लिए बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हमारे देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित रॉकेट लॉन्च करता है।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है और जो विक्रम एस नाम रखा गया है ये हमारे जो अंतरिक्ष के जनक है विक्रम साराभाई उनके नाम। मंगल मीना, चंद्र किरण और अक्षय विश्वकर्मा, आप सभी के आंसर बहुत अच्छे थे। एग्जाम गुरुजी की तरफ से आपको हार्ट दे दिया गया है। आप लोगों ने काफी सारी डिटेल्स शेयर करी है। यहाँ पर ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इतनी डिटेल दे दी है कि मुझे नहीं लगता मैं उतना समझा पाऊंगा। लेकिन आप सभी के आंसर बढ़िया थे। और चंद्र किरण, आपकी जो शिकायत है कि आपके नाम उस पर शो नहीं कर रहा है, तो एक बार मैं उसको दिखवा लेता हूं कि नाम आपका क्यों नहीं शो कर रहा है, आपको दूसरी आईडी से कमेंट करना पड़ रहा है। ये समस्या मैं आपकी जल्दी सुलझवा दूंगा। करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, निम्न में से किन्हें ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहा जाता है? बेगम शाहजहां को, हरई रानी को, गरई रानी को या लड़ई सरकार को? राइट आंसर क्या होगा इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। आपको यदि उस व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में या इस घटना के बारे में क्यों कहा जाता है जानकारी है तो 2 से 3 लाइन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिनके आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक मिलेगा और जिनके आंसर में कुछ डिटेल्स होंगी जो इन्फॉर्मेटिव होंगी तो उनको हार्ट दे दिया जाएगा ताकि बाकी आप सभी लोग समझ जाए कि ये आंसर को हार्ट मिला है, मतलब यहाँ से मुझे कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप सभी लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो एक बार कमेंट करने की जरूर कोशिश करा करें और आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा 2 ही बातें होंगी और दोनों में हम दोनों का कोई नुकसान नहीं है। यदि राइट होगा तो हमें कभी नहीं भूलेगा, यदि जो मेरा ये मानना जो आंसर गलत हो जाते हैं, यदि वो एक बार गलत हो गए और उसका जब आंसर हमें राइट पता चलता तो वो प्रश्न हमें कभी भी नहीं भूलता। तो कमेंट करने की जरूर कोशिश करा करें। यहाँ पर कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा है कि करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप करंट अफेयर देखते हैं तो कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं। और यदि आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी में धार देना चाहते हैं तो 2019 और 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ये एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए नीचे कमेंट, ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप इनमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2021 की टेस्ट सीरीज है, ये केवल 21 वाले छात्रों के लिए नहीं है, 2022 के भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक प्रेशर में आकर पढ़ाई जितनी अच्छी होती है उतनी बाकी के समय पे नहीं होती क्योंकि सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल है इस समय और एग्जाम आपके होने हैं, कोई नहीं हटा सकता। मैं आपको एक बात बोल दूं, आप पिछले 3 एग्जाम देख लो, लोक सेवा आयोग ने बाकायदे ले भी लिए हैं और उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अब जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन जिस प्रकार से प्री का एग्जाम हो चुका था उसी पर मेंस हुआ है, उसी प्रकार से 22 का भी एग्जाम होगा, उस पे होगा। आप सभी लोग जो कोर्ट के डिसीजंस पे, इन खबरों पे उलझे हुए थे, आज आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, मैंने आपको दे दी। अब हमारी मुलाकात कल के करंट अफेयर्स में होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।